सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर्स्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी स्टार्ट नहीं की है और अगर आप इस फिराक में हैं, इस ख्वाब को देख रहे हैं कि आप भी सेमेस्टर एग्जाम में टॉप करें अपने यूनिवर्सिटी में, अपने रेस्पेक्टेड कॉलेज में, तो इस केस में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा एग्जाम के अप्रोच से, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम में एमसीक्यूज ही पूछे जाने वाले हैं। इस बार आपकी जो वाइस चांसलर साहब हैं उन्होंने डिसीजन लिया है कि इस बार से यूजी में सारे कोर्सेज में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यूज के लिए आप अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके लिए आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया गया है। उस कोर्स का नाम है सारथी। और यदि आप सारथी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करिए हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को। डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करिए और डाउनलोड करिए। एंड देयर आफ्टर आप हमारी डीडी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं तो आपको अपने रेस्पेक्टिव कोर्स का सारथी वहां पे मिल जाएगा, जिससे आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में रॉक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट। एक अनुबंध का अर्थ है एक समझौते से। A contract means an agreement which is enforceable by law. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उस एग्रीमेंट से होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उस एग्रीमेंट से होता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। यानी एक अनुबंध का अर्थ है उस समझौते से जो कानून द्वारा लागू करने योग्य होता है। दैट मीन्स द एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है उसी को तो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जो समझौता कानून के द्वारा या लागू करने योग्य होता है उसी को हम अनुबंध कहते हैं। जो समझौता कानून के द्वारा लागू करने योग्य होता है उसी को तो हम कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध कहते हैं। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। एन एग्रीमेंट क्रिएटेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड। बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा बनाए गए समझौतों को कहा जाता है ऐसा एग्रीमेंट जो या तो बोल के किया जाता है या तो लिख के किया जाता है। ऐसा एग्रीमेंट जो या तो बोल के किया जाता है या तो लिख के किया जाता है, उस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? तो उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं एक्सप्रेस एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं एक्सप्रेस एग्रीमेंट। यानी ऐसा एग्रीमेंट जो बोल के किया गया है या फिर लिख के किया गया, उसको हम एक्सप्रेस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दैट इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। एन ऑफर कम्स टू एन एंड बाय। एक प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। एक प्रस्ताव कब समाप्त हो जाता है? एक ऑफर कब खत्म हो जाता है? तो एक ऑफर तब खत्म हो जाता है जब उस ऑफर को रिवोकेट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? जब किसी ऑफर को रिवोकेट कर लिया जाता है तो वो ऑफर खत्म हो जाता है, वो ऑफर एंड हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दैट इज निरसन या फिर रिवोकेशन। एन ऑफर कम्स टू एन एंड बाय रिवोकेशन, या फिर हिंदी में एक प्रस्ताव समाप्त हो जाता है जब उस प्रस्ताव का निरसन कर लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी सभी अनुबंध कैसे होने चाहिए? शुड बी इन राइटिंग यानी लिखित रूप में होने चाहिए, शुड बी ओरल यानी बोल के करने चाहिए, या फिर शुड बी रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड हो, जरूरी नहीं है कि ओरल हो, जरूरी नहीं है कि वो रिटन हो। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि वो रिटन में हो, वो ओरल हो या फिर वो रजिस्टर्ड हो, इसलिए सारे के सारे ऑप्शंस गलत है। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दिस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हेन काउंटर ऑफर इज गिवन द ओरिजिनल ऑफर। जब प्रति प्रस्ताव दिया जाता है तो मूल प्रस्ताव का क्या होता है? पॉइंट टू बी नोटेड, व्हेन काउंटर ऑफर इज गिवन देन ओरिजिनल ऑफर इज
जब काउंटर ऑफर दिया जाता है तो ओरिजिनल ऑफर का क्या होता है, तो जब भी काउंटर ऑफर दिया जाएगा तो ओरिजिनल ऑफर हमेशा आपका लैप्स हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी काउंटर ऑफर दिया जाएगा तो ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाएगा। जब भी प्रति प्रस्ताव दिया जाएगा तो जो मूल प्रस्ताव होगा वो चूक जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक ओरिजिनल ऑफर दिया, मैंने आपको एक ऑफर दिया कि आप मुझे अगर अपना शर्ट बेचेंगे तो मैं उसके बदले आपको 50,000 रुपया दूंगा। लेकिन आपने भी वही ऑफर दिया कि अगर आप मुझे अपना शर्ट बेचेंगे तो मैं भी आपको 50,000 रुपया दूंगा। तो यहाँ पे तो ऑफर काउंटर हो गया ना, यहाँ पे ऑफर, सॉरी काउंटर ऑफर है क्या, यहाँ पे काउंटर ऑफर का मतलब ये है, जैसे आपने कहा कि 50,000 रुपए में, मैंने कहा कि 50,000 रुपए में मैं आपका शर्ट खरीदूंगा, लेकिन आपने कहा कि नहीं 50,000 में नहीं, मैं आपका शर्ट 30,000 यानी 30,000 में खरीदना चाहता हूं और 30,000 में ही खरीदूंगा। तो इसको हम कहेंगे काउंटर ऑफर। यानी ऐसा ऑफर जो ओरिजिनल ऑफर को अल्टरनेट करके या चेंज करके दिया जाए उसको हम काउंटर ऑफर कहते हैं। सॉरी फॉर मिस्टेक, मैं क्रॉस ऑफर समझ बैठा था इसको। तो काउंटर ऑफर जब भी दिया जाएगा तो जो ओरिजिनल ऑफर होगा वो खत्म हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, यानी नीलामी द्वारा माल बेचने का विज्ञापन क्या होता है। तो जब भी आप ऑक्शन सेल करते हैं किसी भी चीज का और यदि आप उसके लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो वो ऑफर नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप किसी चीज का ऑक्शन सेल कर रहे हैं, नीलामी से किसी चीज को आप बेच रहे हैं और यदि आप इस नीलामी का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वो जो एडवर्टीजमेंट है इट इज नॉट एन ऑफर एट ऑल, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। वो क्या है, वो एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है, यानी वो प्रस्ताव के निमंत्रण के बराबर होता है। अगर नीलामी द्वारा माल बेचने का विज्ञापन किया जाता है तो वो प्रस्ताव के निमंत्रण के बराबर होता है, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है, वो ऑफर नहीं होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप कभी ऑक्शन सेल करते हैं और उस ऑक्शन सेल का प्रचार प्रसार या एडवर्टीजमेंट करते हैं, देन इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, वो प्रस्ताव का निमंत्रण होता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। A foreigner is competent to enter into contract if he fulfills the condition of section 11। क्या एक फॉरेनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है? क्या एक विदेशी नागरिक किसी भी अनुबंध में शामिल होने के लिए, उस अनुबंध को करने के लिए योग्य होता है? होता तो है, लेकिन अगर वो सेक्शन 11 के सारे कंडीशंस को कंप्लाई करे तो। जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ेंगे तो उसमें आप एक सेक्शन 11 पढ़ेंगे जिसमें फॉरेनर्स के लिए डिफरेंट कंडीशंस दिए गए हैं कि अगर फॉरेनर इन कंडीशंस पे खरा उतरता है, इन कंडीशंस को कंप्लाई करता है, तो उसके बाद उस फॉरेनर को भी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का मौका दिया जाएगा और उसे एक कॉम्पिटेंट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज a foreigner is competent to enter into contract if he fulfills the condition of section 11। एक विदेशी यदि धारा 11 की शर्तों को पूरा करता है तो अनुबंध में प्रवेश करने के लिए सक्षम है, योग्य होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। A tender for and a bid at an auction sale are, अगर आप कोई टेंडर देते हैं या फिर कोई ऑफर देते हैं ऑक्शन सेल के लिए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ऑफर कहेंगे, नॉट, मतलब वो ऑफर नहीं होगा, या फिर वो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर होगा, या फिर वो इनविटेशन टू ऑफर होगा। हिंदी में नीलामी बिक्री में एक निविदा और एक बोली होती है। मतलब जैसे आप कभी मूवीज में देखे होंगे कि अगर नीलामी होती है तो इंसान अलग अलग बोलीज लगाता है, अलग अलग बिड्स लगाता है, उसी को हम इंग्लिश में बिड्स कहते हैं, बोली को। तो नीलामी की जो बोली होती है वो एक ऑफर होती है, लेकिन नीलामी का अगर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं या फिर अगर आप कहीं नीलामी करवा रहे हैं तो नीलामी ऑफर नहीं है। नीलामी इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर, लेकिन नीलामी में अगर आप जाके खुद से बिड्स दे रहे हैं, बोली लगा रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका ऑफर। यानी अ टेंडर एंड अ बिड एट एन ऑक्शन सेल,
यानी अगर आप किसी ऑक्शन सेल में बिड कर रहे हैं, किसी ऑक्शन सेल में बोली लगा रहे हैं, किसी नीलामी में बोली लगा रहे हैं, तो वो एक तरह का ऑफर होगा, वो इन्विटेशन टू ऑफर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज ऑफर्स। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध होता है कब से? एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कब से माना जाए? एक कॉन्ट्रैक्ट को, एक अनुबंध को अनुबंध तब से माना जाता है जब से वो बनाया गया है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन इट इज फॉर्म्ड। जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है तभी से उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मानते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कब से मानते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट तब से मानते हैं जब से वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। फ्रॉम द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अ कोटेशन इज, एक उद्धरण है, नॉट ऑफर, ऑफर, एक्सेप्टेंस टू ऑफर या फिर इन्विटेशन टू ऑफर। एक उद्धरण है, प्रस्ताव नहीं, प्रस्ताव, प्रस्ताव की स्वीकृति या फिर प्रस्ताव के लिए इन्विटेशन, आमंत्रण। तो जब भी आप कोई कोटेशन देते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सेल्स कोटेशन, आपने पढ़ा होगा सप्लायर एक कोटेशन देता है, तो जो कोटेशन होता है वो एक ऑफर नहीं होता है। कोटेशन एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है, क्योंकि कोटेशन में आपको बस चीजों के बारे में बताया जाता है कि मतलब ये चीजें हमारे पास हैं, अगर आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आमंत्रित किया जा रहा है ऑफर के लिए। हियर यू आर गिवन इन्विटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन ऑफर। यानी कोटेशन क्या होता है? कोटेशन एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है, कोटेशन ऑफर नहीं होता है। आपको याद रखना है दोस्तों, कोटेशन एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है, कोटेशन ऑफर नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। जस्ट अ मिनट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए मेक्स एन ऑफर टू बी ऑन अ पर्टिकुलर डे, हिंदी में यदि ए किसी विशेष दिन पर बी को प्रस्ताव देता है तो ए द्वारा पहले भी प्रस्ताव रद्द किया जा सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। इफ ए मेक्स एन ऑफर टू बी ऑन अ पर्टिकुलर डे, then the offer can be revoked by A before. For example, अगर A कोई इंसान है जो B इंसान को ऑफर दे रहा है, B कोई व्यक्ति है उसको ऑफर दे रहा है, तो वो उस ऑफर को रिवोक कब कर सकता है? वो उस ऑफर को रिवोक तब कर सकता है जब तक कि वो ऑफर B ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ए अपने दिए गए ऑफर को तब तक रिवोक कर सकता है जब तक कि बी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। जैसे ही बी एक्सेप्ट कर लेता है उसके ऑफर को, ए ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता है। यानी ऑफर का रिवोकेशन तब तक ही पॉसिबल है जब तक उसका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। जैसे ही ऑफर का एक्सेप्टेंस हो जाता है उसका रिवोकेशन नॉट पॉसिबल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ने स्वीकृति पत्र पोस्ट कर दिया है। एक बार पढ़ते हैं ऑप्शंस। बी एक्सेप्ट्स द ऑफर, ए रिसीव्स बी एक्सेप्टेंस, बी हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, बी ने स्वीकृति पत्र पोस्ट कर दिया है, रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की उचित अवधि। यहां पे समझने वाली चीज है, कहा यह जा रहा है कि ए अगर बी को ऑफर दे रहा है किसी विशेष दिन पे, तो वो ऑफर बी कब तक रिवोक कर सकता है, मतलब किस चीज के पहले रिवोक कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल बी ने उस ऑफर के बारे में जान लिया था, बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन बी ने जब उस ऑफर के एक्सेप्टेंस के लिए लेटर पोस्ट किया और वो लेटर अभी तक ए के पास पहुंचा नहीं है, तो उस केस में बी का जो ऑफर है, बी को जो ऑफर दिया गया था वो ए के द्वारा रिवोक किया जा सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ए ने अगर बी को ऑफर दिया है, बी ने भले ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए उसने एक लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं, और उस लेटर को उसने पोस्ट किया, लेकिन अभी तक वो लेटर जो एक्सेप्टेंस का था वो अभी तक उसके पास नहीं पहुंचा है, ए के पास नहीं पहुंचा है। तो उस केस में ए उस ऑफर को
रिवोक कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही। 11 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और भी ज्यादा क्वेश्चंस। और यदि आप चाहते हैं कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सारे एक एक क्वेश्चंस की बारीकी समझना, एक एक कंसेप्ट को समझना और कंसेप्ट की मदद से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सारे पीडीएफ्स का एक्सेस लेना, पीवाईक्यूज का एक्सेस लेना, हमारे साथ बैठ के अपने डाउट्स पर्सनली इंटरेक्ट करके सॉल्व करना, तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा सारथी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जाइए वहां से डाउनलोड करिए हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को और ज्वाइन करिए सारथी को, और देखिए कि कैसे आपके सेमेस्टर की जितनी भी समस्याएं हैं उनका वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिल जाता है। आप भी याद रखेंगे कि कभी सारथी के माध्यम से हमने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी की थी और उस सेमेस्टर में हमारा सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ।